दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा निर्वाचित सरकार और चौथा है शक्तियों का पृथक्करण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों शक्तियों का केंद्रीकरण जो है लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे कि तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है वो प्रभावित होती है। लेकिन जो शक्तियों का पृथक्करण है, आप जान लीजिए, शक्तियों का पृथक्करण जो है ये शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग के द्वारा उसका विरोध किया जाता है और इस तरह से शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन बना रहता है और तानाशाही प्रवृत्तियों की रोकथाम संभव होती है। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सही नहीं है। और अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। ये भी सही नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ये गलत है। तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या हैं? आपको बताना है। वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या फिर कठोर? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिनमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं यानी अवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों? तो इसमें देखिए, ये संविधान में उल्लिखित होता है। सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है। तो आप देखिए, ये जो है प्रजातांत्रिक होता है, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। ये लोक कल्याणकारी होता है, ये भी निश्चित नहीं है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1, 4, 5 आपके सही हैं। अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में होता है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं और संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी। उन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की संज्ञा दी गई। ये अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है।
व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके और संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार। देखिए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार दोस्तों, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं और आप जान लीजिए इनको केवल आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो सही नहीं है। 1, 2 और 3 मूल अधिकारों के संबंध में सही कथन है। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की तरह हैं। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 13 ये प्रावधान करता है कि संघ और राज्य का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दर्शित करता है। अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसका वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी समानता के अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। ये उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे नागरिक हो या विदेशी, सब पर ये अधिकार लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, 28, 32 या 44 का? तो सही उत्तर है ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसलिए कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, वो संविधान के अनुच्छेद 14 का लिखित जो है उल्लंघन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो आप जान लीजिए, विधि का नियम या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसके अधीन किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ये समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। और आप जानते हैं, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? देखिए, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 15(5). दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) ऑप्शन बी सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किए गए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के द्वारा ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंड 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? देखिए, कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो सही उत्तर है आर्थिक समानता। दोस्तों, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल है। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन उलट दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान के अनुच्छेद 14 को मिलाकर पढ़ना और प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ना, ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है और इसको संगत वर्गीकरण और असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये है अनुच्छेद 14 और 16। आप जान लीजिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना के साथ जोड़कर पढ़ने से समाजवाद शब्द जो है इसको समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिली है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 17। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? आप अनुच्छेद 20, 19,
18 या 17? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है और अस्पृश्यता का निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है समता का अधिकार। आप जान लीजिए, समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण निहित है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? देखिए, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर सही नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कथन आपके सही हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है और संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरणों में आप देखिए प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि हैं। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक और कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने से पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करती है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19। तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 19 जो है ये भिन्न वर्ग में आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जबकि 14, 15, 16 समानता के अधिकारों का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो 14, 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। तो इस हिसाब से भी इनको सेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 19। और दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) क यानी 19(1)(a) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को भी निहित माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19।
और अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित है कहाँ पर? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का जो स्वातंत्र्य है वह कहाँ पर वर्णित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विशेष रूप से उपबंधित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। तो इस हिसाब से जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता में घेराव नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये है दोस्तों, देखिए, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य के विषय पर कुछ अधिकारों के संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में सरकारी गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 21। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है जीवन का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसी के अंतर्गत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में ये अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कहीं भी तथा कहीं भी आने जाने का अधिकार है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों का भाग 1। इसके 2 भाग और हैं। अगले भाग को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।